Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी और इसका पार्ट 1 जो है आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. सो ये और आने वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो आपको ध्यान से देखना है. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए. सो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आरबीआई जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी निकालती है ना. पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है जिसमें अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं कुछ क्वालिटेटिव होते हैं. तो ये क्यों होता है ना. तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि क्यों से ज़्यादा कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके इस्तेमाल से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है या इन्फ्लेशन को बूस्ट किया जाता है अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके. ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, यही आरबीआई के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करते हैं. तो दो तरीके की पॉलिसीज हमारे पास यहाँ पर हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव वो है जो न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर बेस्ड है और ये बहुत ही डायरेक्ट और स्पेसिफिक तरीके की पॉलिसीज मानी जाती हैं. जबकि क्वालिटेटिव जो है वो थोड़ी सी इनडायरेक्ट और जनरल कैटेगरी की मेजर्स हैं या टूल्स हैं जो कि थोड़े से नॉन क्वांटिटेटिव इन नेचर है, नॉन न्यूमेरिकल इन नेचर है. तो इसमें आपके पास चार आ जाते हैं क्वांटिटेटिव में: क्रेडिट राशनिंग, लोन टू वैल्यू, मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन. और क्वांटिटेटिव में आपके पास ये बहुत सारे मेजर्स आ जाते हैं. सो रिजर्व रेशोज को कंट्रोल करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. रेशोज में आ जाता है कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके आरबीआई से कंट्रोल करता है और उसमें आ जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसके अंडर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट जिसमें कि वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट भी आ जाता है. फिर आ जाती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. सो बेसिकली वी हैव 1 टाइप, 2 टाइप, 3 एंड 4. 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटेटिव टूल्स आर आल्सो अवेलेबल. अच्छा, ये टूल्स ना दो तरीके से देखो यूज हो सकते हैं. या तो ऐसे यूज हो सकते हैं कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बूस्ट हो, इकोनॉमी में बढ़े मनी सप्लाई, या फिर वो हो सकते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो, है ना. ये जो टूल्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इनको यूज करने का? या तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है क्योंकि ग्रोथ बूस्ट करनी है, या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है यानी कि मनी सप्लाई को कम कर देना है. तो ऐसे केसेस में इन पॉलिसीज को या इन टूल्स को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी. जब मनी सप्लाई बढ़ानी हो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी, और जब कम करनी हो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी. तो मैम वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कबूतर और ये सब क्यों बनाया? ये कबूतर नहीं है, ये है आपका डव. ठीक है, डव. तो डव जिस तरीके से अपने पंख फैला रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, डविश पॉलिसीज हम उन्हें कहते हैं जहां पर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती हैं. मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को हम डविश पॉलिसीज भी कहते हैं. वेयर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज को हॉकिश पॉलिसीज कहा जाता है. जैसे हॉक दूर से अपना टारगेट देखता है और उसको खत्म कर देता है ना, एलिमिनेट कर देता है, उसी तरीके से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में या हॉकिश पॉलिसीज में एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है जी, तो ये नाम याद रखने हैं, सिनोनिम्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट टू द मेन थिंग दैट इज योर रेशोज, है ना. तो दो तरीके के रेशोज अपने पास आते हैं. कैश रिजर्व रेशो, पूरी एक गाड़ी, हर रोज एक गाड़ी हर एक बैंक में से उठ के जाती है आरबीआई, हर एक शेड्यूल्ड बैंक में से उठ के, जिसमें कि कुछ कैश रखा होता है. ये कैश वो है जो कि मैंडेटरी बोला हुआ है आरबीआई ने कि ये मेंटेन करना ही है. कहाँ मेंटेन करना है? अपने पास नहीं करना. अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का एक पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना है, कैश के रूप में एक ट्रक में भरना है और वो ट्रक आरबीआई में भेज देना है, अपने पास नहीं रखना. सो दिस इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, मेंटेन्ड एट शेड्यूल्ड बैंक्स. मतलब शेड्यूल्ड बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है एट आरबीआई. इंट्रोड्यूस्ड इन 1950. पर्पस क्या है? एक्सेस मनी को ड्रेन आउट करना. परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की तरह इस्तेमाल होता है. सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं. इंटरेस्ट इसके ऊपर आप कोई अर्न नहीं करते क्योंकि वो आप आरबीआई के पास पैसा भेज देते हो. अगर आप इसे इंक्रीज करते हो, लेट्स से आप 8% कैश मेंटेन कर रहे हो, 100 रुपए हैं आपके पास, इन 100 रुपए में से 8% आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हो,
और बाकी का बचा हुआ जो है 92 रुपीज़ आप लिक्विडिटी इकोनॉमी में इंड्यूस कर रहे हो। अब ऐसे में अगर आपको चाहिए कि आप कम करो लिक्विडिटी, आप चाहते हो कि पैसा इकोनॉमी में कम पहुंचे, 80 रुपये पहुंचे, तो आप क्या करोगे? आप इसको बढ़ा दोगे, 20% रिजर्व रेट कर दोगे, राइट? सो व्हेन इट इज इंक्रीज्ड इट इज डन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, एंड व्हेन इट इज डिक्रीज्ड, सच रेट्स आर डिक्रीज्ड, तो इट कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, बूस्ट होती है लिक्विडिटी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंडिचर सब बढ़ता है, इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अब ये सेम चीज है, आरबीआई के नाम पर एक तिजोरी मेंटेन करनी है हर एक बैंक को जो भी प्रोविजन के अंडर फॉल करते हैं, और इस तिजोरी में आपको रखना है कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप देयर: कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो शेड्यूल्ड बैंक, स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, ये अपने पास ये मेंटेन करते हैं। तो 40% ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज तक एसएलआर मेंटेन करने को कहा जा सकता है। सेक्शन 24 इसके प्रोविजंस की बात करता है। सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पर आरबीआई एक्ट है, यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न होता है, यानी कि तिजोरी में जो सामान रखा है वो आरबीआई का है, लेकिन सामान के ऊपर यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी है उस पर जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो जो है बैंक का है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगेन ये यूज होता है। सेम थिंग, अगर बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, अगर कम कर दोगे तो ग्रोथ हो जाएगी। फिर हो जाता है जी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये एक ऐसा मेजर है जिसके थ्रू आरबीआई से पैसा मांग सकते हैं, अलग अलग बैंक्स आरबीआई से पैसा मांग सकते हैं। सो यू हैव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो है जिसमें कि आप एडिशनल बोरोइंग करते हो, ठीक है, एडिशनल बोरोइंग आप कर रहे हो जब आपको रेपो रेट आपने ट्राई कर लिया है ना, उससे मतलब ओके, लेट्स रीड इट सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले अगर आपको, आप बैंक हो, आपको 100 रुपए की जरूरत है, आप आरबीआई के पास जाओगे, आप आरबीआई को कहोगे कि आरबीआई प्लीज मुझे 100 रुपए दे दो, और पक्का प्रॉमिस मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ना ये आपको दे रहा हूँ, 100 रुपए की गिरवी रख रहा हूँ, लेकिन कल को जैसे ही मेरे पास 100 रुपए होंगे मैं ये पैसे आपको वापस दूंगा, एंड आई विल रीपरचेज माई सिक्योरिटीज। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कोलेट्रल रीपरचेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग, जहां पर आप कोलेटरल के लिए कुछ देते हो और उसके अगेंस्ट आपको लेंडिंग मिलती है। तो आरबीआई से बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स इसे मांग सकते हैं। बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म जनरली होती है, ओवरनाइट लेंडिंग होती है, एक रात के लिए। फिर अगर आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है ना, तो आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक एडिशनल बोरोइंग है जो पीनल रेट्स, थोड़े एक्स्ट्रा रेट्स पर बैंक्स यूज करते हैं। अगेन सेम चीज आरबीआई से पैसा मांगने के लिए, लेकिन इस पे रेट्स जो हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। अगेन इट इज अ लास्ट रिजॉर्ट, एंड ओवरनाइट फैसिलिटी जो है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बैंक्स इसका इस्तेमाल करते हैं। एसएलआर की जो सिक्योरिटीज हैं, जो तिजोरी में एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हैं, उनका इस्तेमाल कर कर आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में उल्टा है, अब आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आरबीआई आपको ऑफर देता है कि अरे आपके पॉकेट में, एज अ बैंक आपके पॉकेट में जो 100 रुपए रखे हैं, आप ये 100 रुपए पॉकेट में मत रखो, आप मेरे पास पार्क कर दो, मैं इसके ऊपर आपको छोटा सा इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, ये आरबीआई बोल रहा है। तो ऐसे में आरबीआई wants to absorb excess liquidity by sucking the extra cash roaming in the banking system. So banks park excess money at RBI for small interest. This is called standing deposit facility. तो ये अगेन शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होती है, ओवरनाइट। अब एक चीज देखो, कितना कुछ है। कैश रिजर्व रेशो मेंटेन कर रहे हैं कैश के फॉर्म में, एसएलआर मेंटेन कर रहे हैं कैश के फॉर्म में, है ना, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम पे, है ना। उसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी एक्स्ट्रा कैश आरबीआई के पास पार्क कर रहे हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने बोला चलो एक आपको राहत देते हैं, एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लेट्स से आपको 20% एसएलआर मेंटेन करना है, आपने 10% एसडीएफ में पैसा डाल रखा है, पार्क कर रखा है, तो आपकी यहाँ पर एसएलआर की लाइबिलिटी जो है वो 10% ही बचेगी। लेट्स से 5% आपने एसडीएफ में पैसा डाल रखा है, तो यहाँ पर अब एसएलआर की लाइबिलिटी विल बी 15%, मतलब जो भी एसएलआर की लाइबिलिटी है दैट विल बी कॉम्पनसेटेड फॉर एसडीएफ। ठीक है जी, तो एलिजिबल एसेट फॉर मेंटेनिंग एसएलआर, लेकिन सीआरआर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसका सेट ऑफ आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता। पार्ट ऑफ एलएएफ अपर लिमिट है, ये सेंटर लिमिट है, ये फ्लोर है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये,
अगर आप rbi.org.in पर जाते हो, जो कि आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, और उस पर साइड पर रेट्स देखते हो, तो यहाँ पर यू विल बी एबल टू सी रेपो रेट इज 5.5, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज 5.25, मार्जिनल रेट इज 5.75, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट रेट पर मिल रहा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट, क्योंकि आप खुद से अपने मन से जाकर पैसा जमा कर रहे हो, सबसे लोएस्ट पे मिल रहा है, एंड दिस इज रेपो रेट इज समवेयर इन द मिडल। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है। ये अपर लिमिट है, सबसे महंगे रेट पर मिलता है, ये सेंटर है एलएएफ का, और ये फ्लोर है, सबसे कम है ना। यहाँ पर कोलेट्रल कुछ रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है, यहाँ पर भी रखना पड़ता है, यहाँ पर कुछ कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता। इसके अलावा रेपो रेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ट्राई पार्टी रेपो, जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। टर्म रेपो, जिसमें कि आप अलग अलग टाइमलाइन के लिए रेपो ऑपरेशंस की मदद ले सकते हो अपने लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एज बैंक। एंड लॉन्ग टर्म रेपो, जो कि अप टू 3 इयर्स तक हो सकता है। ठीक है जी। तो फिर हमारे पास आ जाता है बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट का मतलब है इट इज अ डिस्काउंट रेट एट विच आरबीआई ग्रांट्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई लोन्स देते हैं टू मैनेज कंट्रोल एंड क्रेडिट सप्लाई इन द कंट्री। सेम चीज के लिए है ना। ये रेपो से ज्यादा होता है, लेकिन एमएसएफ से कम होता है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए स्पेसिफिकली बना है 28 दिन की। ठीक है जी। तो ये मोर लाइक अ लॉन्ग टर्म कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग विदाउट द कोलेटरल, है ना। कोलेटरलाइज नहीं बोल सकते बिकॉज कोलेटरल इज नॉट आस्क्ड इन हियर। रिवर्स रेपो रेट मतलब सेम जो रेपो रेट है उसका उल्टा। यहाँ पर आरबीआई बैंक से पैसा मांग रहा है, आरबीआई बोरो कर रहा है बैंक से एक्सेस मनी को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये लेस देन रेपो हमेशा रहता है, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग ओवरनाइट के लिए होता है। इट्स जस्ट दैट इट इज उल्टा ऑफ रेपो रेट। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिसमें रेट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है। वेरिएबल आर मतलब वी ट्रिपल आर इज अ टूल वेयर आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, लेकिन इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है एक ऑक्शन के थ्रू। बैंक्स अपनी बिड, अलग अलग जो बिड है वो देते हैं टू लेंड मनी टू आरबीआई एट रेट्स ऑफ देयर चॉइस। तो आरबीआई जो उसको बेस्ट लगता है वो पिकअप करता है, और ये काफी टाइम से प्रचलित है। स्पेशली जनवरी 2021 आरबीआई हैज बीन अब्सॉर्बिंग लिक्विडिटी वाया वी ट्रिपल आर ऑक्शंस। ठीक है, तो तब से इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया है। ऑल्सो यहाँ पर जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बैंक्स को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा जब वो अपना एक्सेस फंड्स जो हैं आरबीआई के पास पार्क करेंगे। तो इस केस में उनको पैसा जो है, इंटरेस्ट है, वो भी थोड़ा ज़्यादा अर्न हो जाता है। सो दिस इज द क्या बोलते हैं आपका समरी ऑफ द चैप्टर। ये आई थिंक गलती से इसमें क्लाइमेट चेंज आ गया, प्लीज इग्नोर क्लाइमेट चेंज। राइट, सो मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज द summary. And let's try and check out the questions. Which of the following is a quantitative monetary policy tool? तो moral suasion quantitative है नहीं, credit rationing नहीं, CRR yes, this is a quantitative tool. बाकी क्या है, बाकी qualitative है। CRR is maintained at scheduled banks with RBI, सेंट्रल बैंक, नबार्ड या सेबी। तो ये आरबीआई के पास मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक्स होना चाहिए। हाँ, बाय शेड्यूल्ड बैंक्स कहाँ पर होता है, आरबीआई में होता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वी ट्रिपल आर, द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड थ्रू, कैसे, ऑक्शन की प्रोसेस से, है ना। वी ट्रिपल आर में ऑक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और वेरिएबल रेट सेट होते हैं जहाँ पर बैंक्स अपनी बिडिंग देते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द सेशन गाइस। ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर जैब नवंबर 2026, तो ऐसे में आप अगर कोई कोर्स ढूंढ रहे हो तो आप edutap.in पर जाकर जैब के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। ये कोर्सेज में जाकर जैब के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज, जहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। या आपको मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें कि रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे 10 से 20 मिनट के। ठीक है जी, so let me just show you here. सो कूपन कोड आपको दिया हुआ है, ब्रोशर दिया होगा, है ना। ये समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग विद माय वेबसाइट, बट या सो यहाँ पर जब आप कोर्सेज में जाओगे तो आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, वो आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो, एज आई वाज टेलिंग यू। और इसके ऊपर आपको रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, तो क्विक रिवीजन आपका उसके थ्रू हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको PYQs, मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। कोई भी डिटेल चाहिए तो ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो, या हियर यू गो। सो मास्टर कोर्स
जो है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको इसका ट्रायल लेना है तो 1 रुपए में ट्रायल कोर्स, डेमो कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है? तो इसमें 2 दिन के लिए आपके पास सारे फीचर्स मास्टर कोर्स के खुल जाएँगे। देन यू हैव योर लाइव क्रैश कोर्स जिसमें 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है? 15 क्लासेस पर कंपोनेंट दी जाएँगी यहाँ पर। सो दैट इज़ ऑल फॉर द सेशन गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।